नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 7 की पुस्तक सामाजिक विज्ञान के इतिहास के भाग को पढ़ेंगे। अध्याय का नाम राजस्थान एवं दिल्ली सल्तनत। जैसा कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि सम्राट हर्ष की मृत्यु के पश्चात भारत की राजनीतिक एकता समाप्त होगी। भारत के विभिन्न भागों में स्वतंत्र राज्य बन गए। इन नए राज्यों में अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए संघर्ष छिड़ गया। इस कारण भारत राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से कमजोर हो गया। इस राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर बाहरी आक्रमणकारियों ने भारत पर हमले किए। हमने पढ़ा था कि सम्राट हर्ष से भी पहले गुप्त साम्राज्य का जब पतन हुआ तो राजनीतिक एकता समाप्त हो गई थी, और इसके बाद सम्राट हर्ष के बाद राजनीतिक एकता फिर वापस आई, परंतु सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद वापस राजनीतिक एकता समाप्त हो गई और बाहरी आक्रमणकारियों ने भारत पर हमले करने शुरू कर दिए थे। तुर्की आक्रमणकारियों में गजनी के महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। इन आक्रमणों में महमूद ने मंदिरों को तोड़ा और भारत से अपार धन संपत्ति लूटकर ले गया। उसने 1050 ईस्वी में गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और मंदिर को तोड़ फोड़ कर प्रचुर मात्रा में धन लूट कर ले गया। महमूद के आक्रमणों से भारत की संस्कृति के प्रतीक कई मंदिर और स्मारक नष्ट हो गए। तो वो महमूद गजनी का था और उसने भारत पर कितने बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किए। और एक उनका प्रसिद्ध आक्रमण था, वो था सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। कब किया गया? 1025 ईस्वी में। इसके बाद महमूद गजनवी के बाद गौर प्रदेश के मुहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किए और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का बीजारोपण किया। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का बीजारोपण किसने किया, तो मुहम्मद गौरी ने किया। गौरी ने भारत में कई लड़ाइयाँ लड़ी, परंतु उसके अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़े गए तराइन के प्रथम युद्ध और दूसरे युद्ध दो महत्वपूर्ण युद्ध रहे। तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी बुरी तरह पराजित हुआ और भाग गया यहाँ से, किंतु तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया। भारत में इतिहास में एक निर्णायक युद्ध था। इस विजय के बाद विदेशी आक्रमणकारी तुर्कों को भारत में शासन सत्ता प्राप्त करने का अवसर मिल गया। भारत में गौरी का अंतिम अभियान 1206 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध था। यह अभियान समाप्त कर गौरी जब लौट रहा था तो झेलम के किनारे खोखरों ने उसकी हत्या कर दी। तो ध्यान रखिए कि मुहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य मुख्य रूप से 2 युद्ध हुए। वैसे इतिहास में और भी कई युद्धों का वर्णन मिलता है, परंतु महत्वपूर्ण 2 युद्ध माने गए हैं, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। तो प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में और दूसरा 1192 ईस्वी में। और इसके बाद जब 1206 में गौरी की मृत्यु हो जाती है, मुहम्मद गौरी के कोई पुत्र नहीं था और उसकी अचानक मृत्यु से उसके सेनापति और सूबेदारों में सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष हो गया। क्योंकि जब मुहम्मद गौरी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था तो आपस में सेनापति और सूबेदार लड़ने लगे कि ये सत्ता कौन संभालेगा। परंतु इस संघर्ष में गौरी का गुलाम और सूबेदार कुतुबुद्दीन ऐबक विजयी हुआ। इसके साथ ही भारत में प्रथम मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। तो इस संघर्ष में कौन विजय होता है? तो गौरी का गुलाम और सूबेदार कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ही भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना करता है, यानी वो शासन यहाँ से करना शुरू कर देता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई और 1526 ईस्वी में हुए पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय तक ये सल्तनत राज चलता रहा। याद रखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब होती है? 1206 में, और कब तक चलती है? 1526 में। इस दौरान विभिन्न राजवंशों ने दिल्ली पर राज किया, जिनमें दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश प्रमुख है। इन वंशों को राजस्थान से निरंतर चुनौती मिलती रही। तो ये 5 प्रमुख राजवंश थे जो दिल्ली सल्तनत के नाम से जाने गए। अब आपको मैं एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि ये जो 5 राजवंश हैं, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा। तो देखिए दोस्तों, दास वंश, इसे गुलाम वंश भी कहा जाता है, दास वंश भी कहा जाता है। इनका शासनकाल रहा था 1206 से 1290 तक।
और खिलजी का शासन रहा था 1290 से 1320 ईस्वी तक, और तुगलक वंश का शासन रहा था 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। सैद वंश का शासन रहा था 1414 से 1451 तक, और लोधी वंश का शासन रहा था 1451 से 1526। तो इस प्रकार 5 राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया। इसके काल को दिल्ली सल्तनत कहा गया। इन वंशों को राजस्थान से निरंतर चुनौती मिलती रही, परंतु ये जब राजवंश शासन करते रहे तो राजस्थान के कई वीर योद्धाओं के द्वारा उनको निरंतर चुनौती मिलती रही। उन्हें आसानी से यहाँ पर भारत पर शासन नहीं करने दिया, उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो आज हम इसमें देखेंगे कि राजस्थान के वो कौन शूरवीर पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को चुनौती दी। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान के बारे में आपने दोस्तों सुन रखा होगा, क्योंकि ये चौहानों का एक ऐसा पराक्रमी योद्धा था। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमीरदेव चौहान। हमीर रणथंभौर के चौहान शासकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। देखिए, पृथ्वीराज चौहान एक पराक्रमी वीर योद्धा था, परंतु अगर हम रणथंभौर के चौहानों की बात करें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक है वो है हमीरदेव चौहान। इसके बारे में हमें नयन चंद्र सूरीकृत हमीर महाकाव्य, जोधकृत हमीर रासो आदि ग्रंथों से जानकारी मिलती है। और हमीरदेव चौहान के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? तो 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। कौन कौन से? एक तो नयन चंद्र सूरी द्वारा हमीर महाकाव्य लिखा गया, और एक जोधकृत यानी जोधराज द्वारा हमीर रासो लिखा गया। इन दोनों ग्रंथों से हमें हमीरदेव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि हमीर महाकाव्य किसने लिखा, हमीर रासो किसने लिखा, हम बार बार भूल जाते हैं। तो एक ट्रिक के माध्यम से याद रख लीजिए कि नयन चंद्र सूरी, तो आप यहाँ पर चंद्र से ले लीजिए चंद्रमा, सूर्य से ले लीजिए सूर्य। तो सूर्य और चंद्रमा हमेशा क्या होते हैं? बड़े यानी महान। तो इसे याद रख लीजिए महाकाव्य। चंद्रमा और सूर्य हमेशा बड़े यानी महान होते हैं। तो हमीर महाकाव्य किसने लिखा? तो नयन चंद्र सूरी ने लिखा, और हमीर रासो जोधराज ने लिखा। 1282 ईस्वी में वे अपने पिता जयत्र सिंह की जीवित रहते हुए गद्दी पर बिठा दिया गया। तो हमीर का राज्याभिषेक कब होता है? 1282 ईस्वी में, और पिता का नाम जयत्र सिंह, यानी जयत्र सिंह जीवित ही थे उसी समय हमीरदेव चौहान को गद्दी पर बिठा दिया, अर्थात उसका राज्याभिषेक कर दिया। हमीर महत्वाकांक्षी शासक था, और उसके गद्दी पर बैठने के समय दिल्ली सल्तनत में अराजकता फैली हुई थी। ऐसी स्थिति में दिल्ली के शासकों की ओर से निश्चित होकर हमीर ने अपनी विजय यात्रा प्रारंभ की, क्योंकि जब हमीर का राज्याभिषेक हुआ तो दिल्ली में अराजकता फैली हुई थी, और इसी स्थिति का हमीरदेव चौहान ने लाभ उठाया और अपनी विजय यात्रा प्रारंभ कर दी। उसने 1291 ईस्वी से पूर्व तक दिग्विजय करके अपनी सीमा व शक्ति में अभिवृद्धि कर ली थी। उसने कई राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्यिक अंग बनाया, और कई राज्यों से केवल कर ही लिया। तो 1282 में वह शासक बनता है, और 1291 ईस्वी तक उन्होंने कई राज्यों को जीत लिया और अपने साम्राज्य का अंग बनाया, और कई राज्यों से क्या लिया? केवल कर ही लिया। हमीर ने भीमरस के शासक अर्जुन, धार के परमार शासक और मेवाड़ के शासक समर सिंह को हराकर राजस्थान में अपना दबदबा स्थापित कर लिया। देखिए किस किस को? भीमरस के शासक अर्जुन को, धार के परमार शासक और मेवाड़ के समर सिंह को हराया और राजस्थान में अपना दबदबा स्थापित कर लिया था। मेवाड़ के बाद वह आबू, वर्धनपुर काठियावाड़ गुजरात में, पुष्कर, चंपा, त्रिभुवनगिरी होता हुआ स्वदेश लौटा। इन वजह से राजस्थान में रणथंभौर के चौहानों की राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। तो इस प्रकार हमीरदेव चौहान ने कई
विजय करके और कई राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। इससे चौहानों की जो राजनीतिक प्रतिष्ठा थी वो बढ़ गई थी। अमीर के इस बढ़ते कद के कारण खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर की ओर आकर्षित हुआ। तो मैंने आपको बताया था खिलजी वंश का प्रारंभ कब से होता है, तो 1290 ईस्वी से। कब? 1290 ईस्वी से। और कौन होता है शासक? तो होता है जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर के अमीरदेव चौहान को देखकर रणथंभौर की तरफ आकर्षित होता है और वह 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन ने झाइन के दुर्ग पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया और दुर्ग की शिल्पकला और मंदिरों को काफ़ी क्षति पहुंचाई। तो जलालुद्दीन ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया? झाइन के दुर्ग पर। कब? 1291 ईस्वी में। और उन्होंने दुर्ग की शिल्पकला और मंदिर थे उनको काफ़ी क्षति पहुंचाई। इस जीत के बाद जलालुद्दीन रणथंभौर की ओर बढ़ा। झाइन के दुर्ग को अपने अधीन करने के बाद रणथंभौर की ओर बढ़ा। अमीर ने दुर्ग में रसद आदि का प्रबंध कर सुरक्षात्मक रणनीति द्वारा सुल्तान का प्रतिरोध किया। जलालुद्दीन को इस आक्रमण में काफ़ी दिनों के प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिली, तो उसे युद्ध बंद करके वापस दिल्ली लौटना पड़ा। तो काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर जलालुद्दीन के प्रयास किए गए परंतु उसे कोई सफलता नहीं मिली, इसलिए उसे युद्ध बंद करे वापस दिल्ली लौटना पड़ा। अब आपको एक बात याद रखनी है, इसमें एक नाम आया है झाइन का दुर्ग। देखिए ये नाम झाइन दुर्ग। तो झाइन दुर्ग रणथंभौर के किले की कुंजी कहा जाता है। यानी अगर हमें रणथंभौर का दुर्ग जीतना है तो सबसे पहले हमें किस दुर्ग को जीतना होगा? तो झाइन के दुर्ग को जीतना होगा। तो जलालुद्दीन ने झाइन के दुर्ग को तो जीत लिया परंतु रणथंभौर के दुर्ग को नहीं जीत पाया, क्योंकि अमीरदेव चौहान की जो सुरक्षात्मक रणनीति थी वो बहुत ही अच्छी थी, इसके कारण वो नहीं जीत पाया। जब वो वापस लौट रहा था तो उन्होंने क्या कहा, यानी जब वो इसको नहीं जीत पाया तो अंदर ही अंदर क्रोधित तो हुआ, परंतु अपने लोगों के बीच में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उन्होंने कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान की एक दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ, या मुसलमान के एक बाल के बराबर भी ऐसे 10 दुर्गों को नहीं समझता हूँ। यानी वो अपने लोगों के बीच में प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए ऐसा कहता है। हालांकि वो चाहता तो ये था कि वो रणथंभौर को जीत ले, परंतु नहीं जीत पाया। सुल्तान के लौटते ही अमीर ने झाइन के दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया और 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन ने फिर रणथंभौर को जीतने का प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। और जैसे ही वहाँ से अमीरदेव चौहान ने वापस झाइन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया, परंतु 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन फिर रणथंभौर पर आक्रमण करता है और उसको जीतने का प्रयास करता है, परंतु इस बार भी वो सफल नहीं हो सका। यानी जलालुद्दीन ने 2 बार आक्रमण किए परंतु दोनों बार में भी वह सफल नहीं होता है। 1296 ईस्वी में अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक और महत्वपूर्ण और संपूर्ण भारत को जीतने की लालसा रखता था। तो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जो जलालुद्दीन खिलजी का दामाद भी था। उसने 1296 में अपने ही चाचा की, किसकी? जलालुद्दीन की हत्या कर दी और दिल्ली का सुल्तान खुद बन गया। और अलाउद्दीन भी एक क्या था? महत्वाकांक्षी शासक था और वो चाहता था कि मैं संपूर्ण भारत को जीत लूँ। दिल्ली के निकट सामरिक महत्व के रणथंभौर के अभेद्य दुर्ग को जीतने के लिए अलाउद्दीन लालाई था। अभेद्य का अर्थ क्या होता है? जिसे भेदा नहीं जा सकता है। अमीर ने सुल्तान के कुछ शत्रुओं को भी अपने यहाँ शरण दे रखी थी, इससे अलाउद्दीन बहुत क्रोधित हुआ। तो अमीरदेव चौहान ने भी सुल्तान के कुछ शत्रु थे उनको यहाँ शरण दे रखी थी। क्या नाम था? मोहम्मद शाह या फिर मुहम्मद शाह, दोनों एक ही हैं। तो उनको यहाँ पर अमीरदेव ने शरण दे रखी थी, यानी वो वहाँ से अलाउद्दीन खिलजी के डर से भाग कर के अमीर के पास आता है और अमीर से शरण मांगता है। तो अमीर ने उनको शरण दे दी। और आपको पता ही होगा कि अमीरदेव का हट राजस्थान में प्रसिद्ध है। और अमीरदेव के बारे में क्या कहा गया है कि सिंह गमन शतपुरुष वचन कदली फले एक बार
त्रिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार। तो हमीर जब एक बार हट कर लेता था तो उस हट को पूर्ण करके ही रहता था। तो इसलिए अलाउद्दीन बहुत क्रोधित होता है कि उसको अपना जो शत्रु है वो लौटा दे, परंतु अमीर ने कहा कि जब हमारी शरण में आ गया तो हम शरणागत को वापस नहीं लौटाते हैं। ये हमारे राजपूतों का कर्तव्य है कि शरण में आए हुए चाहे शत्रु ही क्यों न उसको हम वापस नहीं जाने देते हैं, या जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हम उसकी रक्षा करते हैं। तो जब उनको नहीं लौटाया, और भी कई कारण थे रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए। तो रणथंभौर का आक्रमण हम पढ़ते हैं। सुल्तान के आदेश पर उलुग खां और नुसरत खां सेना लेकर रणथंभौर की ओर बढ़े। ये अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापतियों के नाम है, उलुग खां और नुसरत खां। दोनों की संयुक्त सेना ने झाइन की ओर से रणथंभौर पर आक्रमण किया। सेना ने आसानी से झाइन पर अधिकार कर लिया और जी भरकर नगर को लूटा। तो फिर जिस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी ने भी झाइन के दर पर अधिकार किया, तो इस बार उलुग खां और नुसरत खां ने भी झाइन के दर पर अधिकार कर लिया और जी भर उसको लूटा। अमीर के आदेश पर राजपूती सेना झाइन की ओर बढ़ी तथा तुर्की सेना को खदेड़ दिया। तो जैसे अमीर को पता चला तो अमीर ने अपनी राजपूती सेना को झाइन के दुर्ग पर भेजा। तो राजपूती सेना ने तुर्की सेना को वहाँ से खदेड़ दिया। इसके बाद क्या होता है कि तुर्की सेना ने जवाबी हमला किया और रणथंभौर पर घेरा डाल दिया। फिर वापस तुर्की सेना ने जवाबी हमला किया और उन्होंने कहाँ पर घेरा डाल दिया, तो रणथंभौर पर घेरा डाल दिया। रणथंभौर दुर्ग की प्राचीर से राजपूती सेना के प्रहारों से नुसरत खां बुरी तरह घायल हो गया और मारा गया। राजपूती सेना ने दुर्ग से निकलकर तुर्की सेना पर जोरदार हमला किया तो उलुग खां को अपने प्राण बचाने के लिए भागना पड़ा, वह उसकी सेना भी भाग गई। तो वहाँ पर है जो रणथंभौर के दुर्ग से राजपूती सेना ने प्रहार किया तो नुसरत खां बुरी तरह घायल हो गया और अंत में मारा गया। और फिर राजपूती सेना ने दुर्ग से निकलकर तुर्की सेना पर जोरदार हमला किया तो उलुग खां को भी बेचारे को अपना प्राण बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ा और पूरी की पूरी सेना बिखर गई। अब दोस्तों इसमें क्या एक कंफ्यूज रहता है या याद करने में समस्या आती है, क्योंकि कि उस युद्ध में उलुग खां मारा गया था या नुसरत खां मारा गया था। तो याद रखने में आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रखिए, उलुग तो ऊ से ले लीजिए उल्टे पाँव, तो उलुग खां उल्टे पाँव भागा, और नुसरत यानी आप ले लीजिए नहीं, तो नुसरत नहीं रहा। उलुग खां उल्टे पैर भागा यानी जीवित था तभी तो उल्टे पैर भागा, और नुसरत खां नहीं रहा यानी नहीं रहा का मतलब नुसरत खां मारा गया। तो याद रखिए, उलुग खां उल्टे पैर भागा, नुसरत खां नहीं रहा। फिर आगे क्या है, अब अलाउद्दीन खुद एक विशाल सेना लेकर रणथंभौर आया। लगभग 1 वर्ष तक सुल्तान रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डाले रहा, पर उसे कोई सफलता नहीं मिली। अब अलाउद्दीन खिलजी खुद वहाँ पर आ जाता है और 1 वर्ष, देखिए दोस्तों बहुत बड़ी बात है, दिल्ली का सुल्तान है और एक किले को जीतने के लिए उसे एक किले के चारों ओर 1 वर्ष तक घेरा डाले रखना पड़ रहा है, फिर भी उसे कोई सफलता नहीं मिल रही है। ये दिल्ली के सुल्तान के लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि एक छोटी रियासत के राजा को एक दिल्ली का सुल्तान नहीं हरा पा रहा है और 1 वर्ष से घेरा डाले दुर्ग के बाहर बैठा है। सैन्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिलने पर अलाउद्दीन ने छल कपट से दुर्ग जीतने के प्रयास शुरू कर दिए। और ये दोस्तों आपने इतिहास में देखा होगा कि जब जब मुस्लिमों ने भारत के अन्य रियासतों पर आक्रमण किए तो जब वो युद्ध में उसे नहीं हरा पाते तो छल कपट से जीतने का प्रयास करते थे और कई युद्धों को उन्होंने छल कपट से जीता था। तो इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी करता है। सुल्तान ने संधि वार्ता के बहाने अमीर के सेनापतियों को बुलाया और उन्हें प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। तो अमीर के सेनापतियों को अलाउद्दीन खिलजी बुलाता है कि हम संधि करते हैं, और वहाँ पर जो सेनापति जाते हैं उनको अपनी तरफ मिला लिया और उनको प्रलोभन दे दिया कि हम आपको यहाँ का शासक बना देंगे, हम आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, ऐसे उनको प्रलोभन देकर अपनी तरफ मिला लिया। तो दोस्तों नाम आपको इन अमीर के 2 सेनापतियों के मैं नाम भी बता देता हूँ। एक का नाम है रणमल, क्या नाम है, रणमल, और एक का नाम है रतिपाल। तो याद रखिए 2 सेनापति थे, रणमल व रतिपाल। अगर आपको दोस्तों याद हो
तो मालदेव की भी 2 सेनापति थे, उनके क्या नाम थे? जेता और कुंपा। क्या नाम थे? जेता व कुंपा, जो गिरी सुमेल के युद्ध में काम आ गए थे। ऐसे ही महाराणा उदय सिंह के भी 2 सेनापति थे। क्या नाम थे? जेमल और फत्ता। जेमल व फत्ता या पत्ता, तो ये याद रखिए। तो जब वो दोनों सेनापतियों को अपनी ओर मिला लेता है तो क्या होता है फिर? उधर किले में अब रसद सामग्री खत्म हो रही थी और जो बची थी उसमें अलाउद्दीन ने हड्डियों का चूरा मिलाकर अपवित्र कर दिया। देखिए क्या हुआ कि 1 वर्ष से वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी घेरा डाले बैठा है, तो वहाँ पर रसद सामग्री भी खत्म हो रही थी और जो भी बची थी उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने क्या मिला दिया? हड्डियों का चूरा मिला दिया। इससे वो क्या हो गई? अपवित्र हो गई। जल स्रोतों को भी अपवित्र कर दिया। जो पानी पीने के जो स्रोत थे, जहाँ पानी था, उसको भी अपवित्र कर दिया। ऐसी स्थिति में भूखे प्यासे राजपूत सैनिक केसरिया वस्त्र पहनकर दुर्ग से बाहर आ गए और शत्रु से भिड़ गए। अब क्या करें? अंदर बैठे बैठे भूखे मरने से तो अच्छा है कि शत्रु से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाए। इसलिए राजपूत सैनिक केसरिया वस्त्र धारण कर लेते हैं और क्या? दुर्ग से बाहर आ गए और शत्रु से भिड़ गए। दिल्ली की विशाल सेना के राजपूती सेना टिक नहीं सकी। अमीर वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया और 1301 में अलाउद्दीन का रणथंबोर पर अधिकार हो गया था। तो याद रखिए, राजपूती सेना लड़ती हुई वहाँ पर वीरगति प्राप्त हो जाती है और अमीरदेव भी है मारा जाता है और 1301 में अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर पर क्या हो गया? अधिकार हो गया। तो दोस्तों याद रखिए एक बात, क्या कि ये राजस्थान का प्रथम शाखा माना जाता है। राजस्थान का प्रथम शाखा माना जाता है रणथंबोर के शाखे को। तब ये कब हुआ था? 1301 ईस्वी में। वैसे दोस्तों इसमें कन्फ्यूज़न भी है, क्योंकि कुछ ऐसी जानकारी मिलती है कि रणथंबोर पर आक्रमण करने से पहले अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर भी आक्रमण किया था, परंतु कर्नल टॉड ने इसे राजस्थान का प्रथम शाखा कहा है। और एक बात और दोस्तों याद रखिए कि राजस्थान का एकमात्र जल जौहर भी यही है। कौन सा जौहर दोस्तों? जल जौहर। बाकी सब राजस्थान में जो जौहर हुए थे वो कौन से जौहर हुए? अग्नि जौहर। कौन से जौहर? अग्नि जौहर। तो राजस्थान का एकमात्र जल जौहर कौन सा है? तो रणथंबोर का जल जौहर है। और ये किसने किया था? तो ये एक अमीरदेव की बेटी थी, पद्मला। क्या नाम? पद्मला। और उनकी पत्नी रंग देवी, या फिर इसे रंगा देवी भी कहा जाता है। तो रंग देवी और पुत्री पद्मला ने यह जौहर किया था। कुछ जानकारी के अनुसार ये मिलता है कि यहाँ पर अमीरदेव चौहान युद्ध तो जीत जाता है, परंतु अमीरदेव की जो सेना थी उन्होंने युद्ध के जीत के जोश में अलाउद्दीन खिलजी की सेना के जो झंडे थे वो ले लिए, अर्थात छीन लिए। और जब अपने किले की तरफ बढ़ी तो वीरांगनाओं ने सोचा कि हमारे वीर हैं वो युद्ध हार गए हैं और अब ये खिलजी की सेना आ रही है, तो उन्होंने जौहर कर लिया। बाद में जब अमीरदेव ने आकर ये स्थिति देखी तो अमीरदेव ने भी बताते हैं कि शिवलिंग के आगे अपना सिर काट कर है भगवान शिव को समर्पित कर दिया था। कुछ भी हो दोस्तों, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। अमीर विद्वानों व कलाकारों का आश्रयदाता था। वह सूरवीर योद्धा व कुशल सेना नायक था। अमीर एक क्या था? सूरवीर और योद्धा और कुशल सेना नायक था। अलाउद्दीन ने सैनिक बलबूते पर नहीं, छल कपट पर रणथंबोर को जीता था। देखिए दोस्तों, अमीर ने ये जो किला जीता था ये अपने बलबूते पर नहीं, यानी अपने सैनिक बलबूते पर नहीं जीता, छल कपट से जीता था। क्योंकि अगर अपने सैनिक बलबूते पर अगर वो जीत पाता तो वो पहले भी जीत लेता, वहाँ पर 1 वर्ष तक नहीं बैठा रहता। अमीरदेव ने 17 युद्ध किए थे, जिनमें से 16 युद्धों में विजयी रहा और राजा अमीरदेव का नाम इतिहास में स्मरणीय रहेगा। तो उन्होंने अपने जीवन में कितने युद्ध किए? तो उन्होंने 17 युद्ध किए। और कितने युद्ध में विजयी रहा? तो 16 युद्धों में विजयी रहा। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अमीरदेव ने कभी भी युद्ध में पराजय का मुंह नहीं देखा था, क्योंकि जब ये युद्ध हारा था तो उस समय भी वो जीवित नहीं रहा था।
तो इस प्रकार अमीरदेव ने अपने शौर्य और वीरता का प्रदर्शन किया और अपने हट पर अडिग रहा, यानी अपने शरण में आए हुए शरणागतों को उन्होंने वापस नहीं लौटाया, भले ही उसे अपने प्राण गंवाने पड़े। अब हम पढ़ेंगे रावल रतन सिंह। 1302 ईस्वी में रावल रतन सिंह मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में राज सिंहासन पर बैठा। कब? 1302 ईस्वी में। 1 वर्ष के भीतर ही अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। मेवाड़ के बढ़ते हुए प्रभाव, साम्राज्य विस्तार की लालसा, दुर्ग के सामरिक महत्व आदि के कारण अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। दोस्तों याद रखिए, आक्रमण कब करता है? तो 1303 ईस्वी में। कब? 1303 ईस्वी में। अलाउद्दीन एक विशाल सेना के साथ दिल्ली से रवाना हुआ और चित्तौड़ के समीप गंभीर और बेड़स नदियों के किनारे अपना सैनिक शिविर स्थापित किया। चित्तौड़ पर 8 माह के घेरे के पश्चात भी अलाउद्दीन को कोई सफलता नहीं मिली। कितने माह? 8 माह तक भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती है। रणथंभौर पर वो 1 वर्ष तक घेरा डाले बैठा रहा और अब चित्तौड़ पर 8 माह बीत गए, परंतु अभी तक उनको कोई सफलता नहीं मिली। तब अलाउद्दीन ने कूटनीति का सहारा लिया एवं संधि वार्ता के लिए पहल की। संधि वार्ता के दौरान रतन सिंह को बातचीत करते हुए अपने पड़ाव तक ले गए एवं उसे कैद कर लिया। फिर उन्होंने छल कपट का सहारा लिया और उन्हें रावल रतन सिंह को बातचीत करते हुए अपने पड़ाव तक ले जाता है और उन्हें वहाँ पर कैद कर लेता है। घोड़ा बादल के प्रयासों से रतन सिंह अलाउद्दीन की कैद से मुक्त हुए और वह पुणे किले में आ गए। उनके 2 सेनापति थे, तो उन 2 सेनापतियों के प्रयास से रावल रतन सिंह मुक्त हो जाते हैं और अपने वापस पुणे किले में आ जाते हैं। अब युद्ध अवश्यंभावी हो गया, अतः दोनों के मध्य भीषण युद्ध हुआ। किले के भीतर रसद सामग्री भी खत्म हो गई थी और राजपूत सेना के लिए किले के भीतर से निकलकर शत्रु सेना पर टूट पड़ना आवश्यक हो गया था, क्योंकि अब इतने माह के बाद चित्तौड़ में रसद सामग्री भी खत्म होने लगी थी। इसका कारण राजपूती सेना के पास यही एक विकल्प था कि वो शत्रु से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाए। राजपूत सरदारों ने केसरिया वस्त्र धारण किए और किले के द्वार खोल दिए। रावल रतन सिंह तथा उसके सेनापति गौरव व बादल, याद रखिए दोस्तों, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, गौरव और बादल किसके सेनापति हैं? रावल रतन सिंह के। तो रावल रतन सिंह तथा उसके सेनापति गौरव बादल वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इधर रानी पद्मिनी के नेतृत्व में विशाल संख्या में स्त्रियों ने किले के अंदर जौहर किया। यह चित्तौड़ का पहला जौहर था। याद रखिए दोस्तों, चित्तौड़ का पहला जौहर कौन सा था? तो 1303 में रावल रतन सिंह के समय जो जौहर हुआ था वो चित्तौड़ का पहला जौहर था। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, कई लोगों को पता नहीं है कि साका क्या होता है। क्या नहीं पता है? साका। तो साका वह होता है, मैं आपको बता देता हूं, कि जब राजपूत सरदार केसरिया वस्त्र धारण कर लेते थे और युद्ध करते वीर गति को प्राप्त हो जाते और किले में पीछे राजपूत वीरांगनाएं जौहर कर लेती थी, तो उसे साका कहते थे। अगर इन दोनों में से कोई एक काम होता तो उसे अर्ध साका कहते हैं। जैसे आप जैसलमेर के अर्ध साके के बारे में जानते होंगे, तो जौहर और केसरिया जब दोनों होता है तब पूर्ण शाखा माना जाता है। आगे देखते हैं क्या होता है। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। विजय के बाद सुल्तान ने चित्तौड़ की जनता का कत्लेआम किया। दोस्तों ये बड़ी ही शर्मनाक घटना है, क्योंकि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में जो भी जनता थी उसका कत्लेआम करने का आदेश दे दिया। क्योंकि चित्तौड़ का किला एक आवासीय किला था, उस किले के अंदर जनता भी रहती थी। तो ये घटना 2 बार घटी है। एक तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी जनता के कत्लेआम का आदेश दिया, और एक तीसरा साका होता है राणा उदय सिंह के समय। उस समय भी अकबर ने जनता का कत्लेआम करने का आदेश दिया था। मुस्लिम सैनिकों ने भी जी भरकर जनता को लूटा और भव्य भवनों और मंदिरों को धराशायी कर दिया। कुछ दिनों बाद मेवाड़ का राज्य चित्तौड़ का दुर्ग अपने पुत्र को सौंप अलाउद्दीन लौट गया। और कुछ दिनों बाद वहाँ पर क्या है, अलाउद्दीन रहता है और इसके बाद वह अपने पुत्र को दुर्ग सौंप देता है और खुद लौट जाता है। पुत्र का नाम क्या याद रखिए?
खिज्र खां, और उन्होंने अपने पुत्र के नाम पर इस दुर्ग का भी नाम क्या रख दिया था? खिजराबाद। याद रखिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र के नाम पर चित्तौड़गढ़ का क्या नाम रखा? खिजराबाद नाम रखा। कुछ सुल्तान के दिल्ली लौटने के बाद राजपूत वीरों ने चित्तौड़ जीतने के प्रयास जारी रखे। जब अलाउद्दीन खिलजी वापस लौट जाता है तो राजपूत सरदारों ने वापस चित्तौड़ किले को जीतने के प्रयास जारी रखे। सरदार हमीर, जो सिसोदा गांव का था, ने 1326 ईस्वी के आसपास चित्तौड़ को पुनः जीत लिया और मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश की नींव डाली। याद रखिए कि सिसोदा गांव का कौन था? तो हमीर, और उसने 1326 ईस्वी में सिसोदिया वंश की नींव डाली थी, सिसोदिया राजवंश की नींव डाली थी। तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि सिसोदिया राजवंश की नींव किसने डाली? तो हमीर ने डाली। और एक बात और याद रखना कि सिसोदिया जो राजवंश की नींव डालने वाला अमीर था, इसके बाद से यहाँ के शासक अपने नाम के आगे राणा उपाधि लगाने लगे। क्या? राणा उपाधि। और रावल रतन सिंह था, ये रावल शाखा का अंतिम शासक था। किस शाखा का? रावल शाखा का अंतिम शासक था। तो याद रखना है कि राणा की उपाधि कहाँ से शुरू होती है? तो हमीर के समय से। और रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? तो रावल रतन सिंह था। अब हम पढ़ेंगे कान्हड़ देव। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में जालोर स्थित है। जालोर पर चौहान वंशी राजाओं का शासन रहा। 1305 ईस्वी में कान्हड़ देव जालोर का शासक बना। साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा, जालोर की महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं सामरिक स्थिति, कान्हड़ देव के बढ़ते शक्ति प्रभाव को रोकने के आदि कारणों से अलाउद्दीन जालोर को जीतना चाहता था। अब अलाउद्दीन खिलजी जालोर को भी जीतना चाहता है, क्योंकि जालोर भी उनके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण दुर्ग था, उनको जीतना बड़ा महत्वपूर्ण था उनके लिए। अलाउद्दीन ने सोमनाथ मंदिर को ध्वंस करने तथा गुजरात विजय के लिए उलू खां और नुसरत खां को एक विशाल सेना देकर भेजा। गुजरात का सीधा मार्ग जालोर होकर गुजरता था। तो सोमनाथ मंदिर को है अलाउद्दीन खिलजी भी है ध्वंस करने के लिए अपने दो सेनापतियों किसको भेजता है? तो नुसरत खां और उलूग खां को। अब दोस्तों आपके मन में एक ये सवाल समस्या पैदा कर रहा होगा कि अभी तो हमने पढ़ा था कि 1301 ईस्वी में नुसरत खां मारा गया था, और अब ये नुसरत खां वापस कैसे आ गया? तो ये जो घटना है ये 1301 से पहले की घटना है। ये अलाउद्दीन खिलजी ने पहले नुसरत खां और उलूग खां भेजा, उस समय की ये घटना है। आगे देखते हैं। गुजरात जाने का सीधा मार्ग जालोर होकर गुजरता था। अलाउद्दीन ने अपनी सेना को जालोर होकर गुजरने के लिए अनुमति मांगी, जिसे कान्हड़ देव ने उन्हें ठुकरा दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने जब अनुमति मांगी तो कान्हड़ देव ने उन्हें ठुकरा दिया कि हम हमारे जालोर से होकर नहीं जाने देंगे आपको। सुल्तान की सेना मेवाड़ होकर निकल गई। इस सेना ने मार्ग में पड़ने वाले गांवों को लूटा और नष्ट भ्रष्ट किया। गुजरात में काठियावाड़ को जीता और सोमनाथ के मंदिर तथा शिवलिंग को तोड़ डाला। इस तबाही तथा पवित्र स्थलों के ध्वंस से कान्हड़ देव काफ़ी क्रोधित हुआ और उसने सुल्तान को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। अब अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने तो अपना काम किया, यानी गांवों को लूटा, और वहाँ सोमनाथ के मंदिर को भी उन्होंने लूटा, और शिवलिंग थे सोमनाथ मंदिर में उनको भी उन्होंने तोड़ दिया था। इससे कान्हड़ देव बड़ा ही क्रोधित होता है और उनको सबक सिखाने का निश्चय करता है। कान्हड़ देव ने गुजरात में तबाही मचाकर लौट रही सुल्तान की सेना पर भीषण आक्रमण किया और गुजरात से लूट कर लाया गया धन छीन लिया। सुल्तान ने जालोर को जीतने के लिए अपने सेनापतियों और सेना को भेजा। ऐसे ही एक संघर्ष में कान्हड़ देव का युवा पुत्र वीरम देव भी मारा गया था। तो क्या होता है कि कान्हड़ देव गुजरात से आती हुई सेना को लूट लेता है, उनका धन ले लेता है, और ऐसे ही एक संघर्ष हुआ था जब कान्हड़ देव का युवा पुत्र कौन? वीरम देव मारा गया था। कहा जाता है कि वीरम देव से अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी, उस पुत्री को वीरम देव से प्रेम हो गया था और वो चाहती थी कि वो वीरम देव से विवाह करें, परंतु वीरम देव ने अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री से विवाह करने से मना कर दिया था।
अंततः 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन एक विशाल सेना को जालौर पर अधिकार करने के लिए दिल्ली से रवाना किया। अब 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना को जालौर पर अधिकार करने के लिए भेजा। 1308 ईस्वी में जालौर के प्रवेश द्वार सिवाना पर मुस्लिम सेना ने आक्रमण किया, पर उसे सफलता नहीं मिली। बाद में देशद्रोहियों की मदद से छल कपट द्वारा खिलजी की सेना ने सिवाना के दुर्ग को जीत लिया। अब दोस्तों हमने एक लाइन पढ़ी थी रणथंभौर के बारे में कि झाइन के दुर्ग को पहले जीतकर फिर रणथंभौर पर अधिकार किया जाता था। तो ऐसे ही अगर हमें जालौर का दुर्ग जीतना है तो हमें किस दुर्ग को पहले जीतना होगा? सिवाना दुर्ग को। तो झाइन के दुर्ग को रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है और सिवाना के दुर्ग को जालौर की कुंजी कहा जाता है। इस पर कानड़ देव ने सभी राजपूत सरदारों का आह्वान किया, फलत जगह जगह खिलजी सेना पर प्रहार होने लगे। मेड़ता के पास मलकाना में राजपूत सैनिक सुल्तान की सेना पर टूट पड़े और सेनापति शम्स खां को उसकी पत्नी सहित बंदी बना लिया गया था। किसको? शम्स खां और उसकी पत्नी को। ये समाचार जब सुल्तान के पास पहुंचे तो वह स्वयं एक सेना लेकर जालौर के लिए चल पड़ा। जालौर पहुंचकर सुल्तान ने दुर्ग पर घेरा डाला। कानड़ देव ने अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ शत्रु का मुकाबला किया, लेकिन घेरे के लंबे समय तक चलने से किले के भीतर रसद सामग्री खत्म होने लगी। इससे राजपूती सेना की स्थिति कमज़ोर होने लगी और सुल्तान की सेना की स्थिति मजबूत होती गई। ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में एक दहिया सरदार, जिसे दहिया बिका कहा जाता है, उनका नाम था दहिया बिका, तो कानड़ देव से विश्वासघात करते हुए राज्य पाने के लालच में खिलजी सेना को एक गुप्त दरवाजे से किले में प्रवेश कर देती। देखिए क्या होता है कि जिस प्रकार रणथंभौर के किले में रणमल और रतिपाल ने अलाउद्दीन खिलजी से हाथ मिला लिया था और अमीर देव को यह युद्ध हारना पड़ा था, इसी प्रकार कानड़ देव के भी एक सरदार था दहिया बिका, उन्होंने भी है कानड़ देव के साथ विश्वासघात किया और खिलजी की सेना गुप्त दरवाजे से में किले में प्रवेश करवा दिया था। इस विश्वासघात का पता चलने पर राजद्रोही पति को उसकी पत्नी ने तलवार से टुकड़े टुकड़े कर मार डाला। अब देखिए उसकी पत्नी को इतना गुस्सा आया कि उसका पति है जो एक देशद्रोही, तो उसने अपने ही पति को तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दी। दुर्ग में आसानी से पहुंची खिलजी सेना का कानड़ देव ने अपने राजपूती सैन्य सरदारों के साथ वीरतापूर्वक मुकाबला किया, किंतु वह वीरगति को प्राप्त हुआ। तो कानड़ देव ने मुकाबला किया और अंततः राजपूती सैन्य सरदारों के साथ वीरगति को प्राप्त हुआ। कानड़ देव एक सूरवीर योद्धा, देशभक्त एवं स्वाभिमानी शासक था। अब हम पढ़ेंगे महाराव शेखा। राव शेखा 15वीं शताब्दी का एक अद्वितीय व्यक्तित्व था। उसका जन्म 1433 ईस्वी में हुआ। कछवा वंशीय होने से आमेर राज्य का सम्मान बनाए रखने हेतु वह उसे वार्षिक कर भी देता था। आमेर शासक चंद्रसेन शेखा के बड़े भ्राता थे। याद रखिए दोस्तों कि राव शेखा थे, उसके बड़े भाई का क्या नाम था? तो चंद्रसेन शेखा, और वो उन्हें आमेर राज्य का सम्मान बनाए रखने के लिए क्या देता था? वार्षिक कर देता था। उन्हें शेखा का स्वतंत्र राज्य मान्य नहीं था। किसको? चंद्रसेन को, और उसको किसी भी प्रकार आमेर की अधीनता में लाने के लिए प्रयासरत थे। राव शेखा जो एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, को आमेर की अधीनता स्वीकार नहीं थी। अतः दोनों भाइयों के मध्य एक दशक तक युद्ध होते रहे और अंत में 1471 ईस्वी के युद्ध में शेखा की विजय हुई। इसलिए चंद्रसेन को शेखा को एक स्वतंत्र शासक स्वीकार करना पड़ा। अंत में कब युद्ध होता है? 1471 में युद्ध होता है, और इसमें कौन विजयी हो जाता है? तो महाराव शेखा, और उन्हें चंद्रसेन के द्वारा एक स्वतंत्र शासक स्वीकार करना पड़ता है। शेखा युद्ध कला में पारंगत था। उसके बाद उसने अपने आसपास के स्थानों को हस्तगत करना शुरू किया। परिणाम स्वरूप भिवानी, हिसार व अन्य अनेक क्षेत्रों पर शेखा का आधिपत्य हो गया। इनके राज्य में गांवों की संख्या कितनी हो गई थी? 360। इसके राज्य अमृतसर का क्षेत्रफल आमेर राज्य से भी बड़ा था। राव शेखा ने शासक के रूप में धार्मिक सहिष्णुता का भी परिचय दिया। इन्हीं के प्रयासों से पठानों ने गाय के मांस को न खाने का संकल्प लिया। देखिए क्या, गाय के मांस को न खाने का किसने संकल्प लिया? पठानों ने भी। वे नारी अस्मिता के रक्षक थे। नारी के सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए अपने जीवन का
1488 ईस्वी में उत्सर्ग कर दिया। जहाँ इनकी मृत्यु हुई वहाँ उनकी यादगार में एक छतरी भी बनी हुई है। तो इस प्रकार नारी रक्षा के लिए महाराव शेखा ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। अब है मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के शासनकाल की जानकारी एकलिंग महात्म्य, रसिक प्रिया, कुंभलगढ़ प्रशस्ति आदि से मिलती है। दोस्तों इन ग्रंथों के नाम याद रखिए, बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है एकलिंग महात्म्य, रसिक प्रिया, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। वह 1433 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कुंभा ने अपने शासनकाल के प्रारंभ में स्थानीय और पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपनी शक्ति को बढ़ाया। तो जिस प्रकार अमीरदेव चौहान ने अपनी शक्ति को बढ़ाई, वैसे कुंभा ने भी अपने आसपास के राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य को बढ़ाया, अपनी शक्ति को बढ़ाया। महाराणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर भीषण आक्रमण किया और दोनों सेनाओं के मध्य सारंगपुर के पास जोरदार संघर्ष हुआ। तो महाराणा कुंभा का एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। वैसे महाराणा कुंभा ने बहुत से युद्ध किए थे और एक महत्वपूर्ण युद्ध है सारंगपुर का युद्ध। कब लड़ा गया? 1437 ईस्वी। किसके मध्य? मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के और महाराणा कुंभा के मध्य। इस युद्ध में महमूद खिलजी की सेना को परास्त होकर भागना पड़ा। इस भागती सेना का कुंभा ने मांडू तक पीछा किया और महमूद को बंदी बना लिया था। तो इस युद्ध में महमूद खिलजी हार जाता है और भागता है, परंतु मांडू तक उसका पीछा किया और उसे बंदी बना लिया महमूद खिलजी को। किंतु 6 माह चित्तौड़ में रखने के बाद महमूद को मुक्त कर दिया। उन्होंने अपनी जो एक दयालुता का परिचय दिया और अपने ही शत्रु को उन्होंने 6 माह चित्तौड़ में कैद रखने के बाद छोड़ दिया। मुक्त होकर महमूद ने बार बार कुंभा के विरुद्ध युद्ध किए, मगर वह कभी सफल नहीं हुआ। इसके बाद कुंभा ने गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन और नागौर के शासक शम्स खां की संयुक्त सेना को तथा मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को हराया और अपने समय का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बन गया। तो महमूद खिलजी तो अपनी जो आदत थी उसका परिचय दे दिया, यानी मुक्त करने के बाद भी उन्होंने बार बार आक्रमण किए, परंतु महाराणा कुंभा के सामने वो कहाँ टिकने वाला था। महाराणा कुंभा ने और भी कई युद्ध किए और उन युद्धों में उन शासकों को हराया और अपने समय के एक सर्वाधिकशाली शासक बन गया था। कुंभा एक पराक्रमी योद्धा और कुशल रणनीतिज्ञ ही नहीं था, परंतु वह साहित्य और कला का भी प्रेमी था। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया और बहुत से युद्ध किए तो वो केवल एक पराक्रमी योद्धा था। तो इसके साथ साथ वो क्या था कि एक साहित्य और कला का प्रेमी भी था और उसका मान संरक्षक भी था। महाराणा कुंभा का काल भारतीय कला के इतिहास में स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। देखिए, भारतीय कला के इतिहास में स्वर्णिम काल है तो महाराणा कुंभा के काल को कहा जाता है। किसके काल को? महाराणा कुंभा के काल को। मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित हैं। इनमें से कुंभलगढ़ दुर्ग विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो कि अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो कहा जाता है कि मेवाड़ में 24 दुर्गों में से 32 दुर्ग किसने बनवाए थे? तो महाराणा कुंभा ने बनाए थे। ये जानकारी हमें श्यामल दास का एक ग्रंथ है वीर विनोद, उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। दुर्ग के चारों ओर विशाल प्राचीर है। किस दुर्ग के ओर? कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर, जिसे चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार माना गया। दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, याद रखना कि चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार कौन सी है? तो वो है कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार। और इसकी लंबाई अगर आपको पूछ ले तो याद रखना दोस्तों कितनी है? 36 किलोमीटर। कितनी? 36 किलोमीटर। इसे बुर्जियों द्वारा सुरक्षित किया गया था और महाराणा कुंभा का 1468 में स्वर्गवास हुआ। तो इसे बुर्जियों द्वारा सुरक्षित किया गया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि बुर्ज क्या होते हैं। महाराणा कुंभा का स्वर्गवास कब होता है? तो 1468 ईस्वी में। इसकी अपने ही पुत्र उद्धव द्वारा हत्या की गई थी और उद्धव को
मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। किसको? उद्दा को मेवाड़ का पितृहंता, क्योंकि उन्होंने अपने ही पिता महाराणा कुंभा की हत्या की थी। ये देखिए दोस्तों बुर्ज, ये बुर्ज है वो तो इसी के द्वारा है कुंभलगढ़ किले की दीवार को सुरक्षित किया गया था। यानी यहाँ पर इस बुर्जों के माध्यम से सैनिक है किले की दीवार की सुरक्षा किया करते थे। तो इस प्रकार हमने दिल्ली सल्तनत को चुनौती देने वाले राजस्थान के कई शासकों के बारे में पढ़ा और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिली। फिर यहाँ कुछ प्रश्न है, हमें इसका मिलान करना है। कान्हड़देव कहाँ का शासक था? तो जालोर का। अमीरदेव कहाँ का था? रणथंभौर का। महाराणा कुंभा कहाँ का था? मेवाड़ का। पृथ्वीराज चौहान कहाँ का था? अजमेर का। तो दोस्तों आपको भी कमेंट में कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कौन कौन से प्रश्नों के? तो आपको 2 प्रश्नों के उत्तर कमेंट में लिख करके भेजने हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर कि तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजयी रहा? और तीसरे प्रश्न का उत्तर मोहम्मद गौरी के बाद सत्ता प्राप्ति के संघर्ष में कौन विजयी रहा? तो ये प्रश्नों के उत्तर हैं, तो आपको कमेंट में लिख करके भेजने हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।